Assalamu alaikum. After completing specialized cells in plants, we are going to start specialized cells in animal. और इस वीडियो में स्पेशल इंग्रेडिएंट ये है कि रेदर देन कि मैं पास्ट पेपर के सेशन को सेपरेटली डिस्कस करूं, हम जब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ ही उसका डिफ़िकल्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करेंगे। और जब वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप समझ लेंगे, उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपके लिए बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे। तो स्पेशलाइज सेल इन एनिमल की कहानी कुछ यूँ है। स्पेशलाइज सेल्स इन एनिमल की कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि स्पेशलाइज सेल्स होते क्या हैं। स्पेशलाइज सेल की इजी डेफिनेशन मैं आपसे शेयर करूं, सो आई कैन से दैट दीज सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये डिफरेंस है स्पेशलाइज सेल्स में और ऑर्डिनरी सेल में, क्योंकि स्पेशलाइज सेल्स के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाते हैं और वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। एक फ़नी डायग्राम के थ्रू मैं आपको मज़ीद इस चीज़ को एलेबोरेट कर देता हूँ। जिस तरह हमारी बॉडी में मसल सेल्स हमें हेल्प आउट करते हैं लोकोमोशन में, नर्व सेल कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करते हैं, और आपको पता है कि एपिथेलियल सेल हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी स्किन को एक बैरियर के तौर पे प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड एजेंट्स टू कम इनसाइड। अब हम ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज सेल। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस रिलेटेड पॉइंट अपने सामने रख लेते ताकि उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सारे टॉपिक को गो थ्रू करें। हमें इस चीज़ का पता है कि सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं, जो वो स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आते हैं, वो उनको हेल्प आउट करता है उनके फंक्शन में। अब यहाँ पे इन्होंने जो हाईलाइट किया, जैसे मैंने आपको स्पेशलाइज सेल्स इन प्लांट में भी मैंने कहा था कि उन्होंने कुछ एग्जांपल्स को हाईलाइट किया था जो प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह हमने वो एग्जांपल्स को हाईलाइट करना है एनिमल सेल में। तो अब इशू ये है कि इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल का वर्ड शेयर किया, बट दे हैवंट हाईलाइटेड दोज सेल्स क्लियरली कि आपने किन सेल्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले सेल से हम स्टार्ट करते हैं, विच आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की एक डेफिनेशन और सिलेबस रिलेटेड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं, उस सिलेबस रिलेटेड पॉइंट में ही इसकी डेफिनेशन है। तो आई कैन से दैट दीज आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, दीज आर ऑर्डिनरी सेल्स दैट डिवाइड। ये माइटोसिस एक डिवीजन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं और बेसिकली एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाते हैं और फिर आगे जाके ये ऑर्डिनरी सेल स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो स्पेशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनना है तो उनकी शेप डिस्क शेप लाइक हो जाएगी फॉर द आरबीसीज रेड ब्लड सेल, और अगर उन्होंने कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करना है तो उनकी बॉडी इलोंगेट कर जाएगी। अब ये सारी स्पेसिफिकेशंस हम डिटेल वन बाय वन सेल्स में डिस्कस करेंगे। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, एज वी नो दैट इन सूरह अलग अल्लाह पाक हैज मेंशन दैट ह्यूमन हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। अभी जो कंजील्ड ब्लड है ना, इसे खून का लोथरा बेसिकली कहा जाता है। तो हम और साइंस में इसको जाइगोट कहा जाता है। तो एक जाइगोट सेल होता है, उस जाइगोट में कंटिन्यूस डिवीजन होती है और उस डिवीजन के नतीजे में जो 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसके नतीजे में एक प्योर आपके पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल आपके पास अल्लाह पाक बनाते हैं। तो जाइगोट से सारी की सारी कहानी शुरू होती है, जो कुरान में अल्लाह पाक ने आज से 1400 साल पहले मेंशन कर दी। साइंस के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी हम स्टेम सेल्स, और स्पेसिफिकली अगर ह्यूमन में हम बात करें तो वो जाइगोट की होती है। और ये हमारी बॉडी में ज़रूरी है, जैसे मैंने लिखा है कि ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको पता है सेल डाई कर रहे होते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए, और जैसे आपको पता है कि फ्रॉम द जर्नी ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम अ बेबी टू अ कंप्लीट एडल्ट, उसमें हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं हमारी हाइट में, वेट में, तो सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। इसमें भी स्टेम सेल्स में हमारी बॉडी में इनफाइनाइट डिवीजन चल रही होती है, जब तक हमारी डेथ नहीं होती ये सेल डिवीजन चलती रहती है। अब मैं आपके साथ जाइगोट की एक पिक्चर शेयर करता हूँ जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हेयर इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग सेल। जब एग सेल और स्पर्म सेल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो एक जाइगोट फॉर्म करता है। अब यही एक सेल है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा और इसी एक सेल से अल्लाह पाक एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाएंगे। तो इट गोज़ ऑन डिवीजन। अब यहाँ पे ना एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एक सेल से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास निकल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इवॉल्व कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब ये कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होते हैं ना, तो कुछ सेल्स में आपको पता है कि सेल की जो मेन सेंटर है वो होता है डीएनए। डीएनए की हम स्पेसिफिकली बात करें, जीन्स इंस्ट्रक्शन देती हैं सेल को कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है।
तो कुछ सेल में कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जिसको वो फंक्शन देती हैं, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है, और कुछ में वो इंस्ट्रक्शन देती हैं तो वो नर्वस सिस्टम का पार्ट बन जाता है। दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टिंग टू ग्रो एंड थिंग्स स्टार्टिंग टू डेवलप, और इस तरह हमारी बॉडी में डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो हम अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया स्पर्म सेल का, एग सेल का। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एग सेल से हम शुरू करते हैं, इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं जहाँ से लाइफ जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। एग सेल के बारे में बात की जाए तो एक हमारे सिलेबस में ना एग सेल से रिलेटेड उन्होंने दो चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कहा गया। मैं आपके साथ पहले डायग्राम शेयर कर देता हूँ। तो हे द एग सेल, ये जो आप इसकी आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसका जेली कोट है, एंड द इनर इज साइटोप्लाज्म। और हमें इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में कैम्ब्रिज ने कहा है कि हमें इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होना चाहिए। अगर मैं जेली कोट के बारे में बात करूँ कि उसका क्या फंक्शन है, ये हेल्प करता है स्पर्म को रिकॉग्नाइज करने में और बाइंड करने में, क्योंकि इन स्पर्म की और एग सेल की, एग सेल फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल, ये दो गमीट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक जाइगोट बनता है, और एक आपके पास कह लें कि उसी जाइगोट से अल्लाह पाक इंडिविजुअल बनाते हैं ड्यूरिंग दैट जेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ्स इन ह्यूमंस। और आप बाकी सब जानदारों में भी ये देखते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यही एग सेल फर्टिलाइज कर आपके पास सॉरी जेली कोट जो होता है, जब इसके साथ स्पर्म फ्यूज़ कर देता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो एक बैरियर के तौर पे बन जाता है कि मज़ीद स्पर्म्स की एंट्री ना हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर मज़ीद स्पर्म इसमें एंटर भी कर दें तो इससे नुकसान, इसका नुकसान ये है कि आप ये समझेंगे एक ह्यूमन में ना अल्लाह पाक ने 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रखे हैं। अब एक एग सेल में 23 पेयर, एक एग में आप 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर नहीं होते, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो एक जो आपके पास बेसिकली एग सेल होता है उसमें 23 क्रोमोसोम उसमें होते हैं, और आपके पास जो है बेसिकली स्पर्म उसमें 23 होते हैं। तो ये दोनों फ्यूज़ कर देते हैं तो ये 46 बन जाते हैं, जो जाइगोट में 46 होता है, और एक इंडिविजुअल में, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए। अगर आपको पता है उसमें कम या ज़्यादा हो जाएंगे, उसका नतीजा कोई ना कोई सिंड्रोम निकलेगा। तो इसलिए कि क्रोमोसोम नंबर चेंज ना कर दें, तो एक स्पर्म की एंट्री के बाद ये जेली कोट क्लोज कर देता है तमाम एग सेल को, दोबारा कोई एंटर नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको कहा था सेकेंडली हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म बेसिकली एनर्जी, आप कह लेंगे एक एनर्जी पैकेट है, उसमें प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। जैसे इसकी ना एग्जांपल आप एग से ले सकते हैं। अब जब हम एग को, जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ओपन करते हैं एग शेल को, तो आपने देखा है कि उसमें जो योक है आपके पास वो जाइगोट होता है, और उसके इर्द गिर्द आपको जितना भी पार्ट मिलता है, एल्ब्यूमिन पार्ट हो जाता है, जो उसका आपके पास कलरलेस पार्ट होता है, वाइट पार्ट जो होता है, वो सारा का सारा हमारे पास सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, सोर्स ऑफ फैट्स होती हैं। तो वही बेसिकली उसको जो जाइगोट है उसको जो एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो डिवाइड कर सके, एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो कर सके, तो वो सारी एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो सेल डिवीजन भी होते हैं ना, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो इसलिए सारी की सारी एनर्जी साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। और ये जो फैट और प्रोटीन का क्या रोल है, इसको हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू कि फैट कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होता है और प्रोटीन कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होता है। अल्टीमेटली आप ये देखें कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इसके बाद हम एक पास पेपर रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम फैट की यूटिलाइजेशन को देखेंगे और प्रोटीन की यूटिलाइजेशन को। तो हेयर वी हैव एक्सेल, इसको आप लोग एक्सेल ही समझना, किसी और स्ट्रक्चर से आप लोग रिलेट ना कर लेना, ठीक है। तो टेलीकॉट उन्होंने न्यूक्लियस को मेंशन किया हुआ और उन्होंने साइटोप्लाज्म को मेंशन किया हुआ। एक्सप्लेन व्हाई द एक्सेल कंटेन्स सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का, इसका मतलब है 3 पॉइंट्स का जिक्र करना है। अब इसकी एमएस पे चलते हैं। अब आपके पास हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है, ताकि सेल डिवाइड करें और जाइगोट में कंटिन्यूस डिवीजन हो और न्यू सेल्स बने, ताकि हमारी जो एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हो सके। क्योंकि एक सेल से तो कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बन सकता, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बैक्टीरिया की तरह। हमारी बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं सिर्फ एक पार्ट के अंदर। आपको पता है कि हमारी जो एनिमल्स की हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड होती है, वो प्रोटीन से बनी होती है, और आपके पास प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं और बेसिकली वो फैट से बनी होती हैं। तो फैट्स हेल्प आउट करती है मेम्ब्रेन्स बनाने में। प्रोटीन यूटिलाइज होते हैं इंजाइम्स में, इंजाइम फिर बेसिकली केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। सेल स्ट्रक्चर में जो आपके पास इंजाइम, वो उसका प्रोटीन का बहुत रोल होता है इन द बिल्डिंग ऑफ साइटोप्लाज्म।
और फैट और प्रोटीन, बेसिकली फैट जो होता है आपके पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं कि हमारे पास क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमारे पास फैट्स होते हैं। फैट्स का कंसर्न ये है कि फ़ैट में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अगर हम फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी और सेल के लिए एटीपीज़ मिलेंगे। बेसिकली वही सारी चीज़ें कि डिवीजन, एनर्जी फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टेक प्लेस कर सके, उसमें एंजाइम्स का भी रोल है। उसमें जो सेल के स्ट्रक्चर्स, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनका भी रोल है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ स्पर्म सेल। तो हेयर वी हैव स्पर्म सेल। अब इसकी हमें किन किन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए? हमें न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, हमें एक्रोसोम के बारे में पता होना चाहिए, हमें फ्लैजिलियम के बारे में पता होना चाहिए और हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता। तो बारी बारी हम सबका रोल जानते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन। स्पर्म के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम स्पर्म के न्यूक्लियस में होते हैं और एग सेल के न्यूक्लियस में भी 23 होते हैं। तो 23 आपके पास 46 बन जाते हैं। और ये जो 23 क्रोमोसोम जब एक सेल में प्रेजेंट होते हैं उसे हैप्लॉइड कहते हैं, और अगर 46 हों तो उसे डिप्लॉइड कहते हैं। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास गमीट सेल्स हैं ना, जस्ट लाइक स्पर्म और एग सेल, इसमें आपको 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। बाकी तमाम सेल्स जो हमारी बॉडी में हैं उनमें हमें 46 क्रोमोसोम ही मिलेंगे। तो न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज वी नो। एक्रोसोम के बारे में बात की जाए तो ये जो आपको ऊपर एक हेड के ऊपर आपको बेसिकली एक लेयर मिलेगी, उसे हम एक्रोसोम कहेंगे। एक्रोसोम इंजाइम है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करता है वो जेली कोट जो एक्सेल पे है ना। अब आपने ना इसको पढ़ते हुए ना एक्सेल को आपने ना बड़ा ध्यान में रखना है कि एक्सेल पे जो जेली कोट है ना, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं ना वो बेसिकली एक्रोसोम के पास होते हैं, ताकि जो स्पर्म है ना वो उसको जेली कोट को ब्रेक डाउन करते हुए साइटोप्लाज्म तक चला जाए और साइटोप्लाज्म में ही एग सेल का न्यूक्लियस है उसके साथ जाके फ्यूज़ करना रोल होता है। इसकी टेल, जिसे हम फ्लैजिलियम कहते हैं, वो मूव हेल्प करती है फॉर द लोकोमोशन। और एट द एंड माइटोकॉन्ड्रिया ना इसके मिड पार्ट में होता है, मिड पार्ट कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इसको एनर्जी, एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, जिससे आपके पास एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और वो एटीपी को बेसिकली सेल की लैंग्वेज में एनर्जी पैकेट कहते हैं। वो एनर्जी मूवमेंट प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म मूव करता हुआ बेसिकली एग सेल तक रीच करें। अब मैं आपके साथ एक सिलेबस रिलेटेड पॉइंट शेयर करता हूँ, सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करता हूँ रिगार्डिंग स्पर्म सेल। अब ये एक इन्होंने डिटेल डायग्राम दी हुई है स्पर्म की, और ये अक्सर ना इस रिलेटेड डायग्राम देखे ना इसमें वो पूछ लेते हैं कि आप लेबलिंग करें। तो मैंने कहा कि मैं यहीं पे सब स्ट्रक्चर्स को लेबल आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो उसको अंडरस्टैंड करना। तो फॉर टी वी हैव एक्रोसोम, टॉप ऑफ द हेड, Q इज़ द न्यूक्लियस, मिड पार्ट हमारे पास ये दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड S इज फ्लैजिलियम। ये था हमारे पास इसका कंप्लीट लेबलिंग ऑफ। Another question regarding the sperm cell we have, explain the role of flagellum, the mitochondria, the acrosome। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करेंगे, लेंथी क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि जब आप इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हों तो आपके लिए, अगर देखें ना इसी क्वेश्चन को वो चेंज करके आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि जी बता दें, जी एक रोल बता दें फ्लैजिलियम का, एक रोल बता दें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसी को 3 में करके पूछ सकता है, एक एक का तीनों स्ट्रक्चर का एक एक वो पूछ ले आपसे। तो जब आप लेंथी क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आपके लिए बाकी करना भी ईजी रहेगा। फ्लैजिलियम का रोल हमने पढ़ा है कि वो लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट, और एक्रोसोम इंजाइम्स प्रोवाइड करता है ताकि वो जेली कोड जो एक्सेल की है उसको ब्रेक डाउन करके एक्सेल के न्यूक्लियस तक पहुंच सकें। ये एमएस में आपसे शेयर करता हूँ। फ्लैजिलियम अलाउ स्पर्म टू मूव डिफरेंट, उन्होंने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहुंचने के लिए, एक्सेल तक पहुंचने के लिए, उसको हम ओवम भी कहते हैं, ओविडक्ट तक। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। इज़ द एग्जैक्ट एमएस ऑफ कैम्ब्रिज। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन, और एनर्जी अगेन सेल के लिए एनर्जी एक आपके लिए एक आप कह लें कि एक मॉलिक्यूल है, उसे एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्रोसोम हैज़ इंजाइम्स, वो इंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं जेली कोट को, जो एक प्रोटीन लेयर होती है, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस स्पर्म एंटर कर सके एक्सेल में, और स्पर्म का न्यूक्लियस और एक्सेल का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस
ये इसको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहेंगे और उसके बाद हमारे पास जाइगोट बन जाएगा, जो एक कंप्लीट 9 मंथ की जर्नी के बाद हमारे पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की शेप के बारे में बात की जाए तो बाय कनकेव शेप हमें मिलती है। ये बेसिकली एक लेंस में आपने देखा होगा कि हमारे पास एक कन्वेक्स शेप होती है और एक कनकेव शेप होती है। तो इट इज़ अ डिस्क, इसको आप डिस्क शेप भी कह सकते हैं इजी रिमेम्बरेंस के लिए ना, बाय कनकेव शेप। और ये बेसिकली ये आपके पास शेप रेड ब्लड सेल ने इसलिए अडॉप्ट की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने के पास कैपेसिटी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लंग से थ्रू आउट द बॉडी लेके जा सके। एक फ्लैट सरफेस है ना, जस्ट लाइक you will have more rice in a flat dish, in a flat plate rather than in a bowl। तो आपके पास एक फ्लैट ट्रे में आपके पास, जैसे हम जब गेस्ट आते हैं हमको सर्व करते हैं, उसमें हमारे पास लार्जर क्वांटिटी ऑफ राइस वी कैन हैव दैट इन द ट्रे। इंग्लिश मेरी पता नहीं बीच में रुक जाती है, सोचता हूँ आपको उर्दू में पढ़ाऊँ, फिर सोचता हूँ लेडी बच्चे हैं। अच्छा जी, इसकी अब हम मेन क्या ऐसा रेड ब्लड सेल में आपके पास कोई ऐसा पिगमेंट है जो इसको कलर भी इसका प्रोवाइड करता है और इसको इसके फंक्शन में हेल्प आउट करता है। सो वी हैव अ प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, आयरन। ट्रांजिशन मेटल की आपको पता है प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कलर्ड कंपाउंड शो करवाते हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन में ना जो सेंट्रल में जो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है ना, सेंट्रल जो एटम होता है वो आयरन का होता है। इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस ह्यूमंस में रेड कलर की होती है। काफ़ी सारे हमारे पास जैसे हैं, जैसे ऑक्टोपस में आपको ब्लू मिलेगा, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, उसमें पिगमेंट वेरिएशन होती है। हीमोग्लोबिन बेसिकली बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और वो हीमोग्लोबिन बेसिकली कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स इन द बॉडी, टिश्यूज तक उनको पहुंचाता है। और सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। अच्छा, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल होता है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसका रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस ना होना, क्योंकि न्यूक्लियस भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा साइटोप्लाज्म में। तो हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो सके हीमोग्लोबिन के लिए और वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारी बॉडी थ्रू आउट द डे रिस्पायरेशन कर रही होती है, थ्रू आउट आवर लाइफ, तो उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। तो दैट्स वाई दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब इनके पास एबिलिटी नहीं है कि डिवाइड कर सकें। तो बेसिकली पीछे फैक्ट्री में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स बनते जा रहे होते हैं, वो इमेच्योर फेज में रहते हैं, एंड देन जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हमारे पास बनते हैं, उनकी रिसाइकलिंग चलती रहती है हमारी बॉडी में। इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब जब हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो लंग्स से होता हुआ ऑक्सीजन जो ब्लड जा रहा है, हार्ट उसको पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, तो बेसिकली उसने हर सेल तक जाना है, हर टिश्यू फ्लूइड तक उसको पहुंचाना है। तो बिल्कुल फाइन हमारे पास ब्लड वेजल्स आए थे जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, और उनके थ्रू भी पैसेज करना, अगर इनकी मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी ना होना तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह पाक ने इनकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखा है ताकि दे कैन ईजिली पास थ्रू दोज कैपिलरीज, और वो ईजिली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर सेल की, क्योंकि सेल आपको पता है ग्रुप में रहते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, तो हर टिश्यू फ्लूइड तक उसकी रिक्वायरमेंट को पहुंचा सकें। इसके फंक्शन के बारे में आपको समराइज कर देता हूँ। सो वी कैन से दैट इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। अगर कोई भी आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन इस रिलेटेड पूछे, यू कैन आंसर दिस। फोर्थ एग्जाम्पल दैट वी हैव इज वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल की हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के बारे में जिक्र किया गया। द फर्स्ट टाइप इज लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट की अगर मैं आपके साथ एक इसकी डायग्राम शेयर करूँ और इसके फंक्शन के बारे में बात की जाए, तो बेसिकली लिम्फोसाइट का जो ज़्यादातर हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई की होती है ना, वो हमारे पास न्यूक्लियस ने की होती है। एज यू कैन सी दिस न्यूक्लियस, मोस्ट स्पेस न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई की हुई है, और इसका काम होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो आपकी बॉडी के लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। वो एंटीबॉडीज़ जाके उस वाइट ब्लड सेल को ना, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं, उसको मूव नहीं करने देती, उसको ग्रो नहीं करने देती, उसको रिप्रोड्यूस नहीं करने देती कि वो कहीं बॉडी में डैमेज ना करे। तो अब क्योंकि एंटीबॉडीज जो हमारे पास होती हैं ना, वो प्रोटीन्स होती हैं,
अब न्यूक्लियस इसमें ज़्यादा न्यूक्लियस क्या क्या नाम है उसका, ज़्यादा स्पेस न्यूक्लियस ने इसलिए ऑक्यूपाई की हुई है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होने से क्या फ़ायदा कि जीन्स इंस्ट्रक्शन देगी राइबोसोम को, वो ज़्यादा प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और आपको पता है ये जैसे बॉडी में एंट्री होगी, अब आपको सडन रिक्वायरमेंट है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होगी, तो बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए उसके पास रिस्पॉन्स टाइम कम है, तो इसलिए वो प्रिपेयर रहते हैं कि फॉरन इंस्ट्रक्शन दे राइबोसोम को, राइबोसोम आपके पास प्रोटीन प्रोड्यूस करें, वो प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बने और उसको रिलीज़ किया जाए ताकि वो जाके एंटीजेंस, बेसिकली इनको कहा जाता है एंटीजेंस इज़ अ सब्सटेंस जो बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। तो ये काम है बेसिकली लिम्फोसाइट का, और इनका स्ट्रक्चर इनके फंक्शन में किस तरह हेल्प आउट करता है। द सेकंड टाइप दैट इज़ डिस्कस इन आवर सिलेबस इज़ फैगोसाइट। फैगोसाइट्स की डायग्राम अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसके फंक्शन के बारे में शेयर करूँ, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो सी शेप्ड होता है। ये आपने चीज़ याद रखनी, क्योंकि मैं आपको शेपिंग के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर ना लेबलिंग करने के लिए, मैं आपके साथ आगे क्वेश्चन शेयर करूँगा, उसमें लेबलिंग के लिए अक्सर वो पूछ लेते हैं। अब फैगोसाइट्स का क्या काम है, लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज रिलीज़ की, उसने जाके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको ट्रैप कर लिया, बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया। अब फैगोसाइट क्या करेगा कि उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा, उसको ईट कर लेगा। इसको इनगल्फिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स टू ईट, और साइटोसिस कहते हैं वो कोई भी आप प्रोसेस जिसमें सेल इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली इसमें एक सेल इन्वॉल्व है फैगोसाइट। तो बेसिकली ये आपके पास इस तरह, ये हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह काम करता है, एक उसको ट्रैप कर लेता और अगला उसको ईट कर लेता ताकि वो ग्रो ना कर सके। और आपको पता है कि जब वो उसको ईट कर लेता तो फैगोसाइट्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं जो उसको अंदर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब मैं आपके साथ एक कंबाइंड क्वेश्चन शेयर करता हूँ रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को वो कंप्लीट कवर कर देगा वो क्वेश्चन। दे हैव शोन अस अ माइक्रोग्राफ ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब देखें, ये हमारे पास फैगोसाइट है, सी शेप इसका न्यूक्लियस है, जिसका कंप्लीटली कवर है वो लिम्फोसाइट है। और रेड ब्लड सेल को तो इजीली आप डिस्क शेप, आप बाइकनकेव शेप से आप उसको पहचान सकते हैं। व्हाट्स द क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंस इन अपीयरेंस एंड द रोल। अब इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या जो चेंजेस हैं हमने वो बताने हैं, और इनका रोल क्या है हमने इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। तो अब ये 3 टाइप्स हैं, तो हमने इनके एक तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, 1 मार्क फॉर द स्ट्रक्चर फॉर ईच टाइप एंड 1 मार्क फॉर देयर रोल। तो हम अब इसकी एमएस में आपके साथ शेयर करता हूँ। रेड ब्लड सेल की बारे में बात की जाए तो जैसे मैंने शेप के बारे में बताया कि बाइकनकेव डिस्क शेप भी आप इन्हें कह सकते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे आपने वहाँ पे देखा कोई रेड ब्लड सेल में, मैं अगेन आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि आपके पास कोई भी आपको यहाँ पे डार्क पोर्शन आपको नहीं मिल रहा रेड ब्लड सेल, इट मीन्स नो न्यूक्लियस। और डेफिनेटली दे आर स्मॉलर देन वाइट ब्लड सेल्स। इनके रोल के बारे में बात की जाए, कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो द नेक्स्ट टाइप इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ज़्यादातर न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई किया होता है, तो लार्जर न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म के पास कम जगह होती है क्योंकि साइटोप्लाज्म का इतना रोल है नहीं, न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि उसके फंक्शन में हेल्प आउट करेगा। अब रोल क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में एंटीजन बेसिकली आते हैं तो उसके नतीजे में जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है ना, उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीजन अगेन इज अ सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। और वैक्सीन भी जब हम वैक्सीन का डोज भी हमें मिलता है तो वो वीक जर्म्स होते हैं, तो बेसिकली लिम्फोसाइट उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेता है, और वो उन इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर कर लेता है कि अगर ये वायरस या बैक्टीरिया दोबारा बॉडी में आया तो मैंने इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है। और वो जो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ वो अपने वो इंस्ट्रक्शन अपने पास स्टोर कर लेते हैं ना, तो वही लिम्फोसाइट हमारे पास मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं है कि मेमोरी सेल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं, वो लिम्फोसाइट ही हैं। उनको पता है कि अगर ये वायरस या बैक्टीरिया ने दोबारा अटैक किया तो हमने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। मूविंग ऑन द लास्ट टाइप, फैगोसाइट्स। आपको मैंने इसे बताया था इरेगुलर शेप है, सी शेप न्यूक्लियस है, और इनका काम ये है कि इन्होंने पैथोजेंस को, एंटीजेंस बॉडी जो आपके पास बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में एंटर कर रहे हैं हार्म करने के लिए, उनको इनगल्फ कर लेना। तो दिस इज़ द कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स। द नेक्स्ट टाइप दैट वी गोइंग टू डिस्कस इज नर्व सेल।
नर्व सेल का काम आपको पता है कोऑर्डिनेशन में है, और अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जो उसको इस चीज़ में हेल्प आउट करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट डेंड्राइट, डेंड्राइट रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को, नर्व इम्पल्सिस को, जो दूसरे न्यूरॉन से आ रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली सारे आपस में लिंक्ड हैं। एक न्यूरॉन इम्पल्सिस दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरे को करता है, या तो वो ब्रेन तक जा रहे होते हैं। इनकी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मैं उन 3 टाइप्स को भी जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जब आप बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जब आप चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में नर्व सेल के टाइप्स के बारे में बताया गया, लेकिन इस टॉपिक में हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तो डेंड्राइट का काम है टू रिसीव द इम्पल्स, एक्सॉन इज हेयर टू कैरी दिस लेंथ। इसका बेसिकली काम ये है कि इस स्ट्रक्चर का काम ये है एक्सॉन का, कि वो इम्पल्सिस यहाँ से रिसीव हों और उनको आपके पास एक डायरेक्शन में कैरी करता हुआ आगे पास ऑन कर दे। माइलिन शीट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक एक्सॉन पे एक शीट सी मिल रही है, कवरिंग सी मिल रही है, बेसिकली एक फैट की लेयर है। इसका ये काम होता है कि ये बेसिकली इंसुलेट कर देती है इस रीजन को। तो जब इम्पल्सिस यहाँ से आती है ना, अब वो यहाँ पे आएगी तो यहाँ से यहाँ पे जंप करेगी, यहाँ से यहाँ पे जंप करेगी, यहाँ से यहाँ पे जंप करेगी, और जंपिंग की फॉर्म में वो आगे पास ऑन हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है ना वो ज़्यादा हो जाती है। इसी पॉइंट को आपने जहन में रखना है। मैं आपको आगे एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि अगर एक नर्व सेल पे आपके पास माइलिन शीट नहीं है तो उसमें नर्व जो वो इम्पल्सिस होंगी वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगी, और एक में जिसके पास हैं उसमें कैसे की स्पीड से ट्रैवल करेंगी। इनकी ना स्पीड ट्रांसमिशन पे बहुत इफेक्ट आ जाता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक्सॉन की एक लॉन्ग लेंथ हमारे पास है, तो ये इम्पल्स को आगे कैरी कर सकती है, एक डिस्टेंस तक उसको एक कैरी कर सकते हैं। बेशक वो डिस्टेंस वो हमारी बॉडी के हिसाब से बहुत ही आप कह लें कि माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब मैं आपके साथ कहा था कि एक वीडियो शेयर करता हूँ रिगार्डिंग द माइलिन शीट, तो हेयर इज़ द वीडियो, टाइम टू प्ले। दोबारा देख लेते हैं। तो आई विल पॉज दिस वीडियो। अब दिस इज़ द नर्व सेल जिसके पास माइलिन शीट नहीं है, इसमें आपके पास उसको ट्रांसमिट होते हुए टाइम लग रहा है एंड देख रहा है। अभी वो इम्पल्स यहाँ तक पहुँची है फॉर द नर्व सेल हैविंग नॉट हैविंग माइलिन शीट, और एट द सेकेंड एंड वो बिल्कुल एंड तक पहुँच चुकी है उस नर्व सेल पे जिस पे माइलिन शीट हमारे पास प्रेजेंट है। तो आप देखें कि ट्रांसमिशन की स्पीड पे कितनी वेरिएशन हमारे पास आ रही है। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। द नेक्स्ट सेल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बट इन अ डिफरेंट वे इज़ इंटेस्टीनियल सेल। इंटेस्टीनल सेल हमारी बॉडी में ना हमारे सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन तो नहीं है। मैंने इससे रिलेटेड ना एक पास पेपर क्वेश्चन देखा था, तो मैंने कहा कि हम उस पास पेपर क्वेश्चन को सामने रखते हुए इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई विल शेयर द डायग्राम विद यू। तो बेसिकली इट्स द इंटेस्टीनल सेल, जो हमारी बॉडी में जहाँ पे अब्जॉर्प्शन विली और माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ हम ये सेल प्रेजेंट होता है, और अब्जॉर्प्शन में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो हम इसके क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The diagram shows a drawing of a cell from the lining of the small intestine. The lumen is the space inside the intestine where food is digested. ल्यूमिन जैसे बेसिकली ब्लड वेजल्स में स्पेस होती है ना जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, उसे ल्यूमिन कहते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइन में भी स्पेस होती है जहाँ पे फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको डाइजेशन कंप्लीट होती है, और वहीं पे आपके पास अब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल टेक प्लेस करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इन्होंने 3 स्ट्रक्चर्स को लेबल किया हुआ है, ए, बी एंड सी। ए बेसिकली ये हमारे पास माइक्रोविलीज हैं, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और बी हमारे पास जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो राइबोसोम्स हैं ना, इनका क्या काम है। अब ये चाहते हैं कि जो ये लेबल स्ट्रक्चर्स हैं इनके रोल के बारे में हम बताएं, तो वी विल मूव ऑन द रोल्स। मैं आपके साथ स्कीमा शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हम माइक्रोविली, जो ए स्ट्रक्चर था वो माइक्रोविली था। माइक्रोविली का क्या काम है कि वो जैसे विली के अंदर स्पेसिफिक आप कह लें कि उसका भी सब यूनिट होता है जिसे हम माइक्रोविली कहते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सके, चाहे वो डिफ्यूजन के थ्रू हों या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हों।
चाहे वो डिफ्यूजन के थ्रू हो या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो। तो ये एब्जॉर्प्शन में माइक्रोविली का ये रोल होता है। बी, मैंने आपको बताया था, बी इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वो साइट है क्योंकि इस पर इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। ये वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस करती है। यहीं पे अमाइनो एसिड को कंबाइन करके बेसिकली उनको असेंबल करके आपके पास प्रोटीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के, जिस तरह जीन्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको आपके पास बनाया जाता है। और मॉडिफाइड प्रोटीन से मतलब ये है कि प्रोटीन में चेंजेस करके, जैसे प्रोटीन को अगर आप लिपिड्स के साथ अटैच करें तो लिपोप्रोटीन, आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच करें तो ग्लाइकोप्रोटीन, उनकी फिर जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है सेल की, उस तरह प्रोटीन में चेंजेस लाए जाते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन फॉर अ सिंगुलर इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन। उनका फंक्शन एट ए साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल प्रोसेसेस में। एनर्जी पैकेट को हम एटीपी कहते हैं। सेल के लिए जो सेल करेंसी है उसको हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये था बेसिकली हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल, जिसको हमने एक पास पेपर के थ्रू इसको समझा। द लास्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिलिएटेड एंड गॉबलेट सेल्स। हमारे सिलेबस में इसको मेंशन किया गया कि आपने ये बताना है कि किस तरह सिलिएटेड एंड गॉबलेट सेल्स और म्यूकस किस तरह हमारी बॉडी में जो हमारे जो बेसिकली जो एयर पैसेज वे है उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह प्ले करता है। तो सबसे पहले इनकी डायग्राम मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो हेयर वी हैव सिलिएटेड सेल। इनको सिलिएटेड सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये इनबेडेड है इनमें गॉबलेट सेल्स, और ये सिक्रीशंस आप यहाँ से देख रहे हैं जिनको हम म्यूकस कहते हैं। सिलिएटेड सेल्स के बारे में बात की जाए, दे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, और ये कंटिन्यूसली ना रिदमिकली मूव करते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं विंड पाइप के अंदर, ब्रोंकी में या विंड पाइप के अंदर। ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली हमारे पास लंग्स का, जो बेसिकली हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है सारा गैसेज। इनका काम ये है कि ये मूव करते हैं म्यूकस को, जो गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं उस म्यूकस को मूव करते हैं। अगर ये विंड पाइप में प्रेजेंट, और विंड पाइप से इसको टूवर्ड्स द माउथ लेके जाते हैं, तो वहाँ से फिर जब ये हमारे माउथ में है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा म्यूकस है, और वेदर वी कैन डाइजेस्ट इट आउट, ताकि वो हमारे स्टमक में उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए। तो ये बेसिकली इनका रोल है कि ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और मूव करते हैं म्यूकस को, ताकि वो सारा म्यूकस, और इसके ना देखें इसका रीज़न ये है कि मूव क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये कि म्यूकस आपकी सारी लाइनिंग पे, जो जितनी भी आपकी एयर पैसेज वे की लाइनिंग है ना, कि एयर ने एंटर करना है फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स थ्रू माउथ, और फिर उसने विंड पाइप में जाना है, और विंड पाइप से होते हुए उसने ये सारी लाइनिंग को ना वो बेसिकली उस पर स्प्रेड आउट हो जाए म्यूकस आपका। गॉबलेट सेल्स के बारे में, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, ताकि ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर सकें और उसको रिलीज़ कर सकें, और उसको स्प्रेडिंग का जो बेसिकली काम है बस वो एपिथेलियल सेल का। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि म्यूकस किस तरह, अब आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया, अब आप इस डिफेंस मैकेनिज्म में किस तरह काम करता है। देखें, जो म्यूकस है ना, वो बेसिकली जब हमारी थ्रू एयर, हमारी एयर पैसेज वे में जब एयर एंटर करती है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कोई स्पोर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक फ़िल्टर के तौर पे काम करता है। अल्लाह पाक ने एक नेचुरल फ़िल्टर रखा है इन चीज़ों के लिए। तो म्यूकस में वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि म्यूकस थोड़ा स्टिकी है बेसिकली, है तो ये 95 मोर देन 95% वाटर, तो ये स्टिकी होता है, तो वहाँ पे वो बेसिकली स्टक कर जाते हैं। अब कंसर्न यहाँ पे ये आता है कि सर अगर वो म्यूकस में कोई बैक्टीरिया आपके पास स्पोर वहाँ पे स्टक कर गया, तो वो तो वहाँ पे ग्रो करने लग जाएगा। उसका रीज़न ये है कि बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस इनके लिए बड़ी फेवरेबल हैं, और ये तो वहाँ पे फ़ौरन ग्रो करना शुरू करते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ग्रो क्यों नहीं करते, क्योंकि म्यूकस की कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जाए ना, तो म्यूकस के पास बेसिकली इंजाइम होता है जो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है। जब इनकी सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो आपके पास इनका फिर जो इनके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आउटसाइड द सेल आ जाते हैं, और बेसिकली वो सेल डाई कर देता है। अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई कर देता है। और दूसरा ये कि म्यूकस में हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। एंटीबॉडीज़ भी वहाँ पे आके बेसिकली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों, ये दो सेल्स और म्यूकस अल्टीमेटली एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास बन जाता है, ताकि हमारा जो पैथोजेंस है ना, कहीं वो हमारी लंग्स में जाके इन्फेक्शन ना कॉज करें,
वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके हमारी लंग्स को डैमेज ना करें। तो हेयर वी हैव सिलेटेड एंड गॉबलेट सेल्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके फंक्शन को आपने सही तरह समझ लिया होगा। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द पास्ट पेपर क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पैथोजेंस। अब जैसे मैंने आपको सारी कहानी सुनाई, अब आपने ये कहानी यहाँ देखनी है इसकी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना यहाँ पे पॉज करें और खुद कोशिश करें ब्रेनस्टॉर्म करके ना इसके आंसर लिखें एंड देन आई विल। तो द एमएस इज हम 4 मार्क्स का था तो इसमें से 4 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना केमिकल बैरियर्स भी, हमारे पास मैकेनिकल बैरियर्स भी हैं। जैसे मैकेनिकल बैरियर्स देखे जाएँ तो हमारे जो नेसल नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें हमारे पास नेसल हेयर होते हैं जो फिल्टर कर देते हैं पैथोजेंस को। और अगर आप केमिकल बैरियर की बात कीजिए तो जो म्यूकस होता है वो ट्रैप कर लेता है पैथोजन को। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूकस के पास एंटीबॉडीज़ भी होती हैं और उस इंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लीन अप कर देते हैं। और कफिंग, स्नीजिंग भी हमारे पास एक मैकेनिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। द डायग्राम शोज सम सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे गॉबलेट सेल्स हैं, हमारे पास सिलेटेड सेल्स हैं और यू कैन सी सीलिया। डिस्क्राइब द अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है। दे हैव आस्क्ड अस टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब इसके न्यूक्लियस के हमने कोई 2 से फंक्शन बताने और सेल मेम्ब्रेन के 2 फंक्शन। अब हैं बेसिकली इसमें फंक्शन आपने न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के ही लिखने हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक सेल को टारगेट कर दिया, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो अब इसमें न्यूक्लियस का क्या काम है। न्यूक्लियस का वही काम है कि वो जीन्स कैरी करता है इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, और वही जीन्स आगे प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं। तो इसकी एमएस की तरफ आगे हम चलते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, ब्रेन ऑफ सेल्स, सेल को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसने क्या कैरी करना है। क्रोमोसोम में इन द फॉर्म ऑफ जीन्स वो इंस्ट्रक्शन कैरी करता है और वही इंस्ट्रक्शन दी जाती है सेल को कि उसने किस तरह कौन सा प्रोटीन उसने प्रोड्यूस करना है। राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन देता है सेल ने डेवलप करना है। अब देखें ना, जैसे हमने स्टेम सेल्स में पढ़ा था, एक ऑर्डिनरी सेल किस तरह एक स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट होगा, उसमें एक स्पेसिफिक जीन इंस्ट्रक्शन देंगी तो वो सेल में उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे और फिर जो उसमें चेंजेस आएंगे तो वो उस सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, वेदर इट इज़ इन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ इन गैसेज एक्सचेंज सिस्टम, इट इज़ इन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और फिर उसने डिवाइड, क्योंकि अब देखें जो अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करने लग जाए ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाए तो वो कैंसरस सेल बन जाता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो वहीं पर जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं उसके नतीजे में स्ट्रक्चर बनता है, उसे ट्यूमर कहते हैं। और बेसिकली वही फिर हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सेल्स का कोई रोल नहीं होता, वो अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, दे कंटिन्यू टू ग्रो। तो न्यूक्लियस का ना बहुत रोल है कि वो डिवीजन को भी कंट्रोल करे। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, स्पेसिफिक मटेरियल को अलाउ करता है। अब किन स्पेसिफिक मटेरियल को अलाउ करता है, मैंने आपसे कहा था कि जो बेसिकली जिन पे कोई चार्ज नहीं होता ना, जस्ट लाइक O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल, इनको वो अलाउ करता है कि वो इनसाइड या आउटसाइड आ सके। लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको वो अलाउ नहीं करता। कोई जैसे सोडियम आइंस हो गए, पोटेशियम आइंस हो, फिर उनको किस तरह पास करना पड़ता है, उनके लिए ना स्पेशल गेट्स होते हैं जिन्हें हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं, उनके थ्रू फिर वो पास होते हैं। लेकिन उनके पैसेज के लिए एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है सेल को, क्योंकि वो सेल की फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो सिंपली एक स्किन के तौर पे एक्ट करती है। So here we have the 2 past paper questions of regarding ciliated and goblet cells. In case you have any question, any confusion in this video or any topic that you're making a mess for you, you can comment that you can tell me in the comment section and I will cover that specially for you. So here is Professor Likin and here is Specialized Cells in Animal. Jazakallah.